जनवरी 28, 1881 सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया का सबसे महान नॉवेलिस्ट मर रहा है, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। 59 साल की उम्र है, हैमरेज हो गया है, आर्टरी बर्स्ट हो गई है। पता है उसको कि कुछ ही चंद घंटे बचे हैं मेरे पास। अपनी बीवी ऐना से एक फाइनल रिक्वेस्ट करी। होता है ना, लोग मरने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे सुननी है कहानी ऑफ लजारस। ऐना गॉस्पेल ऑफ जॉन लाती है, चैप्टर 11 खोलती है और जीसस क्राइस्ट की कहानी सुनाती है, इन विच जीसस रेजेस हिज फ्रेंड फ्रॉम डेथ। मौत से अपने दोस्त को बचा लेता है। दोस्तोयेव्स्की के आखिरी कुछ शब्द होते हैं, आई बिलीव इन गॉड डिस्पाइट एवरीथिंग। अब यहाँ पे भाई पैराडॉक्स, दिमाग फटने वाला एक कॉन्सेप्ट आ गया। क्यों भाई? ये वही आदमी है जिसने डिकेड स्पेंड कर दी अपनी ज़िंदगी के रिलीजियस फेथ को अटैक करने में। ये वही आदमी है जिसकी नॉवेल्स आर फुल ऑफ कैरेक्टर्स जो कि अपना बिलीफ खो देते हैं, जो कि गॉड के अगेंस्ट रेज में क्रोधित हैं, जो सुसाइड प्रेफर करते हैं, आत्महत्या प्रेफर करते हैं ओवर फेथ। इवान कार्वाज़ोव क्या कहता है भाई? आई रिटर्न माई टिकट टू गॉड। मुझे नहीं चाहिए भाई, आई एम आउट ऑफ दिस शिट। ये दोस्तोयेव्स्की के अपने खुद के दिमाग से आया, येट वो अपने आखिरी चंद मिनटों में बोलता है आई डाई बिलीविंग। कैसे पॉसिबल है ये भाई? एक ऐसा इंसान जिसने डाउट को, पर्टिकुलरली फेथ के ऊपर डाउट को किसी और इंसान से बेहतर समझा, वो स्टिल मरने से पहले फेथ चूज कर रहा है। कुछ तो दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं दोस्तोयेव्स्की का क्या बैकग्राउंड रह चुका है, क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स कैसे थे दोस्तोयेव्स्की के। 1821 में पैदा हुए मॉस्को में, मिडिल क्लास फैमिली, फादर मिलिट्री डॉक्टर, मदर डीपली रिलीजियस। होता है औरतों में ज़्यादातर, मिडिल क्लास में उस टाइम पे एक रिलीजियस अंदर में रहता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने करी भाई, उस टाइम पे इंजीनियर या सब कुछ पुर्जे पर्जे खोल दें, और उम्मीद ये थी कि भाई किसी बोरिंग से सरकारी दफ्तर में बैठे होंगे, सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, और उनकी लाइफ देख के लगता नहीं था उस वक्त कि इतना ग्रेट और महान इंसान बनेगा ये। फिर आया भैया टर्निंग पॉइंट, द रेवोल्यूशन। 1840 के अराउंड यंग इंटेलेक्चुअल्स ने मीटिंग करनी शुरू कर दी सीक्रेटली। बहुत सारे सर्कल्स बने, सरकार ने किताबें बैन कर दी, वो वहाँ पे पढ़ते थे, रेवोल्यूशन के बारे में ड्रीम करते थे। दोस्तोयेव्स्की ने भी ये सर्कल ज्वाइन किया जिसका नाम था पेट्राशेव्स्की सर्कल। सोशलिस्ट वहाँ पे रिफॉर्मर्स और ड्रीमर्स थे। एक अंदर में आग थी कि रीजन के तहत हम लोग सब कुछ फिक्स कर देंगे। और बाय द एज ऑफ 27 ही वॉज फुली सर्टन कि भाई मैं तो क्रांति लाऊंगा अपने देश में। यहाँ इनकी ज़िंदगी में ब्रेकिंग पॉइंट आया। दिसंबर 22, 1849 में एक सीक्रेट पुलिस की रेड पड़ गई, स्ट्राइक पड़ गई भाई साहब। पूरा ग्रुप जो इनके सर्कल का था, उस वक्त मीटिंग चल रही होगी, पकड़ लिया गया। 8 महीने इनको प्रिजन में रखा गया और फिर पब्लिक स्क्वायर में ले जाया गया, लाइन से लगा के एग्जीक्यूशन। उस वक्त क्या होता था, फायरिंग स्क्वाड आँख पे वो पट्टी लगा के फायरिंग स्क्वाड एम लेती थी और मार देती थी सबके सामने, दिखाने को ये होगा तुम्हारा। लास्ट सेकंड में आया एक मेलमैन आया और रिप्रीव हो गया भैया कि इन लोगों को नहीं मारना था। ट्रिगर दबाने वाले था फायरिंग स्क्वाड की, बच गए। और उसके बदले में इनको हार्ड लेबर कैंप में डाल दिया गया। और जो भी दोस्तोयेव्स्की ने, इतना फियर आया इनके अंदर, जो भी इन्होंने सोचा था सब शैटर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक सवाल पूछेंगे विच इज़ उनका क्या कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड था। ये कोई एकेडमिक सवाल नहीं है, ये एक ऑनेस्ट फेथ का सवाल है। एक ऐसा फेथ जो कि सफरिंग में उन्होंने डिस्कवर किया, प्रिजन कैंप्स में डिस्कवर किया, मरे हुए बच्चों में डिस्कवर किया, अपने एपिलेप्टिक सीजर्स में जो उनको दौरे आते थे उसमें डिस्कवर किया, अपने गैमलिंग एडिक्शन में, जुआ सट्टेबाजी में डिस्कवर किया। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर डिस्कवर किया कि उनका जो गॉड है, या गॉड इन जनरल अलाउ सफरिंग, वो ईविल को परमिट करता है, ईविल को परमिशन देता है तुम लोगों के साथ कांड करो। और ऐसा गॉड है जो आसपास कभी दिखता ही नहीं, जब उसकी ज़रूरत होती है, दैट गॉड इज साइलेंट। लेकिन स्टिल लोग बोलते हैं भाई दैट गॉड इज़ वर्दी ऑफ लव। अब तुम पूछोगे भाई अब आज के ज़माने में मैटर क्यों करता है,
क्योंकि भाई आज के ज़माने में हम सब एक स्पिरिचुअल क्राइसिस के थ्रू गुजर रहे हैं। ट्रेडिशनल फेथ जो है मिलियंस ऑफ लोगों के लिए कोलैप्स कर गया है, और सेकुलर अल्टरनेटिव आ रहे हैं बट वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे लोगों की नीड। और इंसान दो एक्सट्रीम्स के बीच में फंसा हुआ है, क्या करें, ये जाए या वहाँ जाए, पूरी तरीके से रिलीजियस भरोसा रखें या फिर पूरी तरीके से सेकुलर बन जाए। एक ब्लाइंड फंडामेंटलिज्म टाइप कॉन्सेप्ट हो गया है, एक नाहिलिज्म आ गया है, ऐसा नाहिलिज्म जो सबको तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, ख़त्म कर रहा है कि भाई सबका कुछ मीनिंग ही नहीं है। लेकिन दोस्तोयेव्स्की ने यहाँ पे एक तीसरा तरीका अपनाया और दिया हम सबको, एक ऐसा फेथ जिसको आप फॉलो करें अपनी आंखें खोल के, एक ऐसा फेथ जिसमें डाउट करने की आपके पास क्षमता है, आप डाउट करने का रूम है, एक ऐसा फेथ जिसको आप अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो थ्रू सफरिंग। और ये आज की डेट पे मैटर करता है। हमारी जो हमारे आसपास की दुनिया इन आर एज ऑफ अनसर्टेनिटी, जहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है हर जगह, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी बढ़ रही है हर जगह, दोस्तोयेव्स्की ने दिखाया है कि कैसे बिलीव करना। और बिलीफ सिस्टम कुछ भी हो सकता है, बी इट यू आर एग्नोस्टिक, यू आर एथीस्ट, यू आर पैंथीस्ट, जो भी तुम हो, गोबर थीस्ट, कमोड थीस्ट, जो भी हो तुम, जो भी बिलीव करते हो, जिस भी कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हो, आई डोंट नो, बट दोस्तोयेव्स्की ने बताया यू नीड टू बिलीव, दिस इज हाउ यू बिलीव, नॉट डिस्पाइट द डार्कनेस, कि भाई डार्कनेस है फिर भी हम बिलीव कर रहे हैं, बट बिकॉज तुम, मैं, हम सब उस डार्कनेस के थ्रू निकल के आगे बढ़ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। और चूंकि यहाँ पे हमने नाइलिज्म की बात छेड़ी है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ये शेयर करना चाहूँगा कि मेरे को खुद इतने डीएम्स और ईमेल्स रिसीव होते हैं, लड़के लड़के दोनों, हर एज के, क्योंकि वो नाइलिज्म में पड़ गए, उन्होंने नाइलिज्म का मीनिंग देख लिया, उनको लाइफ मीनिंगलेस लग रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, नौकरियां छूट रही हैं, लोग ख़त्म हो रहे हैं इधर उधर, जिंदगियां ख़त्म कर रहे हैं। और बहुत लोगों ने इस नाइलिज्म के कॉन्सेप्ट को ओवरकम किया और उसको एज अ फ्यूल बनाया अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए, जॉब नहीं लेने के लिए, एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए, मोटा पैसा छापने के लिए। और इस संडे को मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ अपने मास्टर क्लास में, ऑब्वियसली, कि कैसे यू कैन यूज़ दैट एज अ फ्यूल। तो जिसको भी वो एक्सेस चाहिए, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके आप वो एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे दोस्तोयेव्स्की के रिलीजन और गॉड को और समझने के लिए, उनके आइडियाज़ को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एक बिलीवर बने कैसे, उनकी अर्ली फेथ क्या थी, क्या शैटरिंग का प्रोसेस था। तो उससे पहले मैं लेके जाना चाहूँगा आप लोगों को कि भाई आप लोग चले मेरे साथ उनके चाइल्डहुड फेथ में, जो फाउंडेशन थी, नींव रखी गई। तो दोस्तोयेव्स्की जब यंग थे, डरोवोये करके एक जगह थी, वहाँ जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसकी रशियन में, समर इवनिंग्स थी फैमिली स्टेट में उनके, फ्योदोर छोटे लगभग 8 साल के, उनकी माँ उनके बेड पे बैठ के उनको कहानियाँ सुनाती थी, इसकी रीडिंग बाइबल स्टोरीज, कैंडल लाइट के पास बैठ के भैया उनकी कहानी चल रहा है, कहानी सेशन चल रहा है, उनकी मदर की सॉफ्ट प्यारी सी आवाज़ में कहानियाँ डेविड और गोलायत की, क्राइस्ट जो कि पानी पे चल रहे हैं। और ये कहानियाँ इनका पहला एक्सपोजर बना, रूबरू हुए ये पहली बार रिलीजन से, क्रिश्चियनिटी से, पर्टिकुलरली गॉड के कॉन्सेप्ट से। और ये इनको ज़्यादा रियल लगने लग गया दैन दी आउटसाइड वर्ल्ड, बिकॉज दिस वॉज मिराकुलस, दिस वॉज इंटरेस्टिंग, जादुई दुनिया। फिर इनके साथ एक किस्सा हुआ, पहला किस्सा खतरनाक। एज 9 की उम्र में, मतलब ऑब्वियसली 9 की उम्र में, अकेले थे ये जंगल में और अपने घर के पास खेल रहे थे। सडनली आवाज़ आई कहीं से, वुल्फ, भेड़िया, और ये भागे, इनकी हालत ख़राब हुई, भागे और एकदम आंख बंद करके ये पेड़ों के बीच से भागते हुए आए और एक ओपन एरिया में जाके वहाँ पे गिर गए और घबराए हुए, पैल्पिटेशन हो रहा है। और वहाँ पे एक मारी करके, मारी करके एक बंदा, एक सिंपल पीजेंट खड़ा है ना, किसान टाइप्स, जो कि वहाँ पे खेत के पास वो क्लियरिंग में काम कर रहा था। और फ्योदोर काँप रहे हैं, बुरी हालत हो रही है, रो रहे हैं, आंसू पूरे। वो जो पेशेंट था वो देखता है दोस्तोयेव्स्की को और अपने जो भी टूल्स वगैरह है काम काज के वो फेंकता है और आता है, घुटने टेकता है और एकदम ममता वाली आवाज़ में, प्यार भरी आवाज़ में पूछता है, व्हाट्स रॉन्ग लिटिल मास्टर, क्या हो गया आपको?
और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की को अपने गले लगा लेता है और एक क्रॉस का साइन बनाता है, जो क्रिश्चियन क्रॉस का साइन होता है ना, वो उनके सर पे बनाता है और कहता है क्राइस्ट बी विद यू, यू लिटिल वन। और वो लव था जो दोस्तोयेव्स्की को लगा, ऐसा प्यार था विदाउट एनी रीज़न, ऐसा प्यार था जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पेशेंट क्या एक्सपेक्ट करेगा 8 साल के एक बच्चे से, 9 साल के एक बच्चे से। और दोस्तोयेव्स्की उस प्यार को कभी भूला नहीं और हमेशा आगे तक उसको दोस्तोयेव्स्की कहते रहे, दिस वॉज माई फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ गॉड, पहली झलक थी मेरी गॉड की, पर्टिकुलरली क्राइस्ट, नॉट गॉड, क्राइस्ट। अब यहाँ पे एक ऑर्थोडॉक्स फाउंडेशन था विच इज़ डेली फैमिली प्रेयर्स, रोज़ फैमिली में प्रेयर होती थी और माँ जो थी इवनिंग प्रेयर्स लेके चलती थी, जो भी ये लोग करते थे। और हर तरफ इन लोगों के घर में दीवारों पे कुछ ना कुछ लगा रहता था, कैंडल लाइट थी, अगरबत्तियाँ थी, चर्च बेल्स के हिसाब से लोग काम करते थे, उनकी समझ लो घड़ी थी। और फेथ ऐसा था जैसे सांस लेने बराबर, और गॉड और पर्टिकुलरली क्राइस्ट ऐसा था, गॉड पर्टिकुलरली वेरी क्लोज टू द फैमिली। इसी में एक बहुत ही डार्क टर्न हुआ विच वॉज इन 1839। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की अपने स्कूल गए हुए थे और वापस घर आए तो पता लगा इनके जो फादर हैं, जिनका नाम था मिखाइल, उनको किसी ने मार दिया। बाद में पता चलता उनके अपने काम करने वाले सर्व्स वगैरह या जो अपने साथ के लोग थे उन्होंने उनको मार दिया। बहुत ब्रूटली, बहुत वायलेंटली मर्डर हुआ। और ये इनका पहला क्रैक था इस इनोसेंट वर्ल्ड की तक, मतलब ना जो इनकी एक बबल बना हुआ था कि दुनिया बहुत इनोसेंट है, उसमें पहला क्रैक आ गया। उनके पहला सवाल था कि अगर गॉड फेथफुल को प्रोटेक्ट करता है तो इनके फादर इतनी बुरी तरीके से क्यों मरे, इतनी बुरी मौत क्यों आई। और इस सवाल ने दोस्तोयेव्स्की को पूरी ज़िंदगी समझ लो हॉन्ट किया एक आत्मा की तरह। इधर इसी दौरान इनकी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग भी आई और इनकी लाइफ में क्राइसिस भी आया। सेंट पीटर्सबर्ग इंजीनियरिंग एकेडमी में इंजीनियरिंग कर रहे थे, समझ लो ये 1838 का टाइम पीरियड है, 17 साल के होंगे और अपना गांव मासूम सा गांव पीछे छोड़ के आगे आ गए हैं कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड में। अब पॉलिटिक्स में क्या होती है दुनिया असली, वेस्टर्न फिलॉसफी से एक्सपोज हो चुके हैं। पहले तो सिर्फ फेथ, रिलीजन, बाइबल, गॉस्पेल्स ये सब पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं भाई ये कांट के बारे में, यहाँ तो कांट भी कोई है। स्टूडेंट्स डिबेट कर रहे हैं हेगल के बारे में, है ना, सब चीज़ों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। रेने देकार्त के बारे में बात चल रही है। और अब उनको ना एक डर सा अंदर में जा रहा था कि हाँ दुनिया और भी बड़ी है, और भी खूबसूरत है, और भी इंटेलेक्चुअल है। फिर ये पेट्राशेव्स्की सर्कल में पड़ गए, सीक्रेट मीटिंग अंडरग्राउंड अपार्टमेंट में, है ना, एक पर्दे डले हुए हैं, हेवी कर्टन्स हैं, सारे नौजवान मतलब खून या क्रांति लाएंगे, साला फाड़ देंगे सबकी, एक दूसरे से रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ बोल रहे हैं। पेट्राशेव्स्की सर्कल जो कि मिखाइल पेट्राशेव्स्की के नाम पे दिया गया था, एक पैशनेट सोशलिस्ट ड्रीमर है वहाँ पे। और इन मीटिंग्स ने दोस्तोयेव्स्की के अंदर सब कुछ बदल दिया। ऐसी किताबें पढ़ने लग गए जो कि शायद गवर्नमेंट्स नहीं चाहती थी वो पढ़े, कोई भी पढ़े। कैंडल लाइट जला के कि कोई देखे नहीं, धीमी सी कैंडल लाइट के नीचे पढ़ना। तो अगर आप गूगल पे जाएंगे फ़ोटो भी दिखेगी कैंडल लाइट। वोल्टायर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो रिलीजन को मॉक कर रहे हैं। फोरियर प्रॉमिसिंग यूटोपिया, बेलेंस्की पढ़ रहे हैं जो ऑर्थोडॉक्स चर्च को अटैक कर रहा है। हर एक पेज चाइल्डहुड सर्टेनिटीज़ को तोड़ता जा रहा है, ख़त्म करता जा रहा है जो उन्होंने बचपन में सीखा था। जो रेवलेशन का कॉन्सेप्ट है, रीज़न उसको रिप्लेस कर रहा है, स्क्रिप्चर को साइंस डिस्प्लेस कर रहा है। और प्रोग्रेस दोस्तोयेव्स्की की ज़िंदगी में एक नया गॉड बन रहा है मानो। सब कुछ ख़त्म हो रहा है, माँ ने इतना सब कुछ सिखाया, भाई अब क्या होगा। यहाँ से एक जैसे होता है ना, एक रोड़ा, एक पत्थर, कुछ और मत समझना, रोड़ा बोला है मैंने, वो टूट के चूर हो रहा है, मिट्टी माटी में बदल रहा है। वैसे ही इनका फेथ धीरे धीरे इरोड हो रहा है, टूट रहा है। फेथ रातों रात नहीं मरता दोस्त, वो धीरे धीरे इनके अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। सबसे पहले डाउट आता है अबाउट डिटेल्स ऑफ फेथ, क्या ये डिटेल्स सही हैं, क्यों भाई इनोसेंट सफ़र कर रहे हैं भाई। बड़े सवाल आने लग गए कि भाई क्या क्राइस्ट सही में डिवाइन है, क्या गॉड एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। मे बी ये सब दीज आर ऑल जस्ट स्टोरीज, ये कहानी है जो कि
बताई गई है हमें डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए। और 1845 में इन्हीं सबको पढ़ाते ही ना अपनी पहली नॉवल पब्लिश कर देते हैं। एक सोशल कॉन्शियसनेस अवेकनिंग चल रहा है, अंदर में क्रांति आ गई है कि आर्ट भी ह्यूमैनिटेरियन कॉज को सर्व कर सकता है, और यही आंसर है सब चीज़ों का। लिटरेचर कैन सेव ह्यूमैनिटी। किसको चाहिए गॉड? हु नीड्स गॉड? जब तुम्हारे सबके पास कंपैशन है, तुम खुद कंपैशन एक दूसरे को दे सकते हो, प्यार कर सकते हो, तो इस ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड में, इंसानियत वाले दुनिया में तुम्हें गॉड और क्राइस्ट की ज़रूरत ही क्यों है? इसी कांड के दौरान जब एक क्रांति का खून चल रहा है, पकड़ लिया जाता है इन्हें ऑब्वियसली, जो कि हमें पता ही है, पकड़ के कि भाई साहब अब तो मार दिया जाएगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो भी हुआ, दिसंबर 22, 1849 में 4 बजे सोल्जर्स इनके दरवाजे पे है ना अरेस्ट कर लिया इनको, बाकी कॉन्स्पिरेटर्स के साथ। 8 महीने ये रहे, 8 मास रहे सॉलिटरी सेल में। और फिर एक खौफनाक भयानक सुबह इनको सबको, ग्रुप को, झुंड को ले जाया गया पब्लिक स्क्वायर में। क्राउड गैदर है, अल्लाह सही है मारो, ये वो है ना, कोई हूट कर रहा है, कोई रो रहा है। और वो लगाए गए खंबे गाड़े गए, स्कैफोल्ड्स बोलते हैं, खंबे गाड़े गए, बांध दिया गया, हाथ पर बांध देते थे ऐसे, पीछे हाथ बांध के, पैर बांध के, और गोली चलाई जाती थी। ठीक है, रिचुअल ऑफ डेथ समझ लो। 21 कैदी, 21 प्रिजनर्स लाइंड अप एक लाइन से। सेंटेंस पढ़ा जा रहा है, भाई इनका ये क्राइम है, इन्होंने ये किया, इन्होंने धोखा दिया है, इनके ऊपर ट्रीजन लगा है, ये सरकार के साथ गलत काम कर रहे थे, और रेडी फायर, रेडी एम, और डेथ बाय फायरिंग स्क्वाड होने वाली है। और इन सबके चेहरे पे कपड़े लपेटे हुए फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की तीसरे हैं लाइन में। देख रहे हैं पहले 2, सबको एक 21 तक, पहले 1 2 3 4 21 तक एक करके मारा जाएगा। सबको बोला जा रहा है अपने लास्ट वर्ड्स बोलो, सबके हाथ काँप रहे, समझ लो पार्किंसंस हो गया। दोस्तोयेव्स्की अपना दिल ऐसा फील करते रहेंगे, भैया फट के बाहर आ जाएगा दिल। दिमाग इटर्निटी के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर चुका है। वो सफ़ेद से चादर में, जो भी कपड़ा होता है, वाइट श्राउड में खड़े हैं। सोल्जर्स अपनी राइफल चेक कर रहे हैं, गोलियां ताक रहे हैं, गोलियां डाल रहे हैं, और यहाँ पे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की अपने दिमाग में सब कुछ रिवाइंड कर रहा है। सारी किताबें जो दोस्तोयेव्स्की ने पढ़ी, सारे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट गॉड। अब क्या भाई, अब तो कुछ मैटर नहीं करता, अब तो इन्फिनिटी फेस करनी है, अब तो अंधकार फेस करना है, अब तो अनगिनत फेस करना है। इसके बियॉन्ड क्या है? क्या है इस मौत के परे? क्या मेरी माँ ने जो बताया सब कुछ सही है? क्या मैं भी अपने बाप की तरह कहीं और चला जाऊंगा? और उसी सोच के विचारों विमर्श के प्रति लास्ट सेकंड ऑफिसर ने अपनी तलवार उठाई। सोल्जर्स एम लेते हैं, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की समझ लो अपनी आंख बंद करते हैं कि अब तो गोली चलने वाली है। दिमाग में चल रही है अपनी माँ की बाइबल की कहानियाँ, माँ ने बताया, समझ लो लोगों की लाइफ रिवाइंड होती है, इनकी कहानियाँ रिवाइंड हो रही है जो लास्ट मोमेंट पे। और सडनली घोड़े की हूफ्स की आवाज़ आती है, ठटक ठटक ठटक, घोड़ा आ रहा है, हॉर्समैन आ रहा है एक सफ़ेद झंडी के साथ। वेट द सार्स मर्सी, वेट, रुक जाओ, मत चलाओ, मत चलाओ। रिप्रीव हो जाता है यहाँ पे पता लगता है कि एक तरीके से ये ड्रिल हो रही थी, ये एक तरीका था सार गवर्नमेंट का फियर डालने के लिए लोगों के अंदर। इनको सेंटेंस कर दिया जाता है, मारा नहीं जाता, सेंटेंस कर दिया जाता है इन सबको हार्ड लेबर के लिए। सार निकोलस द फर्स्ट उस वक्त जो रूल कर रहे थे, उनका क्रूअल थिएट्रिक परफॉर्मेंस, साइकोलॉजिकल टॉर्चर कंप्लीट हो चुका है भाई। कुछ कैदी जो 21 थे लाइन में, कुछ पागल चले जाते हैं, बस दोस्तोयेव्स्की खड़े उतरते हैं। उनके अंदर कुछ तो बदला है। वो समझ लो चोटी के, पहाड़ी के किनारे चोटी पे खड़े थे और मौत को देख के वापस आ गए। उसी दौरान ये सब होने के बाद इन्होंने अपने भाई मिकेल को लिखा, लाइफ एक गिफ्ट है, लाइफ हैप्पीनेस है, हर एक मिनट इन्फिनिटी की तरह है। अब मेरी ज़िंदगी बदलेगी, अब मैं वापस पैदा होऊंगा। नॉट रिलीजियस कॉन्वर्सेशन, इट कोई रिलीजियस कॉन्वर्सेशन नहीं, बट एक रिकग्निशन ऑफ मिस्ट्री कि भाई ये ज़िंदगी लॉजिक से भी परे है, ये लॉजिक से ज़्यादा है, ये कुछ और है। एग्जिस्टेंस अपने आप में एक मिरेकल है, और मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ। और इस चीज़ ने समझ लो इनके ऊपर एक लास्टिंग इम्पैक्ट डाल दिया। ये जो
गोली चलने से पहले जो वक्त था ना, इनके ऊपर गोली चलने से पहले जो वक्त था, जब सब कुछ रुक गया, जब इटर्निटी ओपन्ड, समझ लो इन्होंने कुछ देखा, इन्होंने कुछ अपने अंदर ही देखा विच वॉज, समझ लो, बियॉन्ड रैशनल आर्ग्यूमेंट, बियॉन्ड प्रूफ या डिसप्रूफ। ये इनके लिए था द शेयर फैक्ट ऑफ बीइंग। बीइंगनेस का मतलब क्या होता है, कॉन्शियसनेस की मिस्ट्री समझ लो इनके सामने आ गई। एक ऐसा मेरिकल जो जिसको वो थक हार के छोड़ चुके थे, यही मेरिकल इनके लिए फाउंडेशन बन गया। जो भी आगे आने वाला था, जो भी ये करने वाले थे, जैसे भी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने वाले थे, जो ये लिखने वाले थे। तो जितना टाइम फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की प्रिजन कैम्प में थे, प्रिजन में थे, उन्होंने उसको अपने मंदिर मस्जिद समझ लो या फिर अपने चर्च की तरह, अपने मोनास्ट्री की तरह ट्रीट किया। और जिस प्रिजन कैम्प में थे उसका नाम था ओम्स्क प्रिजन कैम्प, जिसको हाउस ऑफ द डेड भी कहा जाता था। तो बात है जनवरी 1850 1850 की, टेम्परेचर चल रहा है तुम्हारा -40 डिग्री सेल्सियस, मतलब जम जाए, पेशाब करोगे, पेशाब करते करते दाग जम जाए, तुम्हारे पेचे जम जाए। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की चेन्स में आते हैं, जंजीरें लगी हुई है। ओम्स फोर्ट्रेस, वेस्टर्न साइबेरिया, दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक, हाउस ऑफ द डेड ये बोला जाता है। एक खौफ, जैसे हैरी पॉटर में वोल्डेमॉर्ट का नाम नहीं लेना है, वैसे इसका स्ट्रेंजर थिंग्स में वेकना का नाम नहीं लेना है, वैसे इसका यही बोला जाता है। इसको 4 साल ऑफ हार्ड लेबर, कैदी हैं, डकैत हैं, मर्डरर्स हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, और उनके बीच इन इंटेलेक्चुअल्स को डाल दिया। इनका क्या गुनाह था कि भाई साहब सही सवाल उठाना। इनको कहा जाता था जेंटल मैन अमंग पीजेंट्स। और इस सिचुएशन में ये थे, ब्रूटल कंडीशंस भाई साहब। बैरक्स, छोटे छोटे बैरक्स थे, 70 लोग एक उसमें घुसेड़ के रखा जाता था, जो कि मतलब 70 लोगों के लिए जो बैरक्स होते थे उसमें 200 लोगों को ठूंस के रखा जाता था। ठीक है, बीमारी है, ठंड लग रही है, जो जंजीरें थे कभी हटाई नहीं जाती थी, सोते हुए भी जंजीरें हैं, कपड़े ठीक से नहीं मिल रहे हैं, कीड़े हैं, बेडबग्स हैं, और हर तरफ जो है ना घाव बने हुए हैं। सेमी लिक्विड फूड उन्हें दिया जा रहा है ट्वाइस अ डे, सुबह से शाम तक काम हो रहा है। और क्या काम हो रहा है, फोर्टिफिकेशंस बिल्ड करनी है, ईंटें उठाने, कड़कती मतलब ठंड, धूप भी नहीं, कड़कती ठंड और बुरी हालत। वहाँ पे दोस्तोयेव्स्की देखते हैं पेशेंट टीचर है, पेशेंट मतलब एक समझ लो टीचर है, पेशेंट है, था कॉन्वेक्ट, कांड करके आ रखा है, लेकिन वो सबसे अलग था। उसका नाम था ALEY, एली, LI, जो भी इसका नाम लेना चाहे। हमने बाप को गुस्से में आके मार दिया था, बट कुछ तो उसमें अलग दिखा दोस्तोयेव्स्की को। कभी गाली गलौच नहीं करना, कभी ये नहीं है ये ऐसा ये वैसा जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। अपने जो रोटी मिलती थी, ब्रेड, जो भी वहाँ पे तो ब्रेड ही मिलती थी, रोटी थोड़ी मिलेगी, वो जो कमज़ोर लोग हैं उनके साथ शेयर कर देता था। हर सुबह प्रे करता था, हर प्रिजनर उसको रिस्पेक्ट करता था, एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखता था। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही नहीं, देख लें हम एक बार। लेसन यहाँ पे ये था, फ्योदोर अप्रोच करते हैं इसी एली बंदे को और बोलते हैं कि भाई तुम कैसे गॉड पे बिलीव कर सकते हो, जो तुमने किया, इतना बड़ा कांड, अपने बाप को मार दिया, जो हमारे साथ हो रहा है। एली उसको, LI जो भी है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप, उसको एक डेड स्टेयर, चुप से, डेड स्टेयर मतलब आंखों में आंख डाल के चुप से बस देखकर बोलता है, मास्टर यू रीड मैनी बुक्स बट यू डोंट नो सफरिंग। आपने किताबें तो बहुत पढ़ी है दोस्त, लेकिन आपको सफरिंग के बारे में नहीं पता। गॉड जो है ना सफरिंग में मिलता है, तुम्हारे स्मार्ट वर्ड्स में नहीं, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल वर्ड्स में नहीं। किताबें तुम्हें फेथ नहीं सिर्फ समझा सकते। तुम क्या सोच रहे हो, बाइबल पढ़ के, कुरान पढ़ के, गीता पढ़ के, कुरान पढ़ के, अपनी किताबें पढ़ के तुम क्या बन जाओगे, एक फेथफुल इंसान बन जाओगे। सिर्फ टूटे हुए दिल तुम्हें सिखा सकते हैं। और ये तो एक इंस्टेंस हो गया जिसने दोस्तोयेव्स्की को एक और वो दिया कि भाई गॉड पे भरोसा करने का एक मौका। एक बाथ हाउस रेवलेशन था, मतलब मंथली बात होता था हर प्रिजनर के लिए, स्टीम रूम जिसमें बॉडीज ही बॉडीज पैक्ड हैं, मर्डरर्स हैं, थीव्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सब नंगे एक साथ बैठे हैं,
वहाँ पे क्लास डिस्टिंक्शन जैसे वैनिश हो गई, हंस गई, ख़त्म। फ्योदोर दोस्टोयेव्स्की देख रहा है ब्रांडेड क्रिमिनल भाई, एकदम मतलब ऊंचे तबके के क्रिमिनल्स, उनके कमर के ऊपर लेटर्स जो है बर्न करे हुए हैं, जैसे होता है ना गरम सरिया वरिया लेके लेटर्स जैसे टैटू बनाए हुए, के फॉर किलर, वी फॉर थीफ। बट उनके अंदर भी ह्यूमैनिटी है, उनके अंदर भी इंसानियत है, सब मिलके नहा रहे हैं। विजन आता है दोस्टोयेव्स्की को यहाँ पे कि ये मॉन्स्टर नहीं है, हम इन्हें मॉन्स्टर समझते हैं, मर्डरर समझते हैं, लुच्चे उचक्के समझते हैं, ये टूटे हुए इंसान है। हर इंसान की एक कहानी है, हर इंसान एक दर्द लेके चल रहा है। जो क्राइस्ट मरे वो इन लोगों के लिए भी मरे, सिर्फ एजुकेटेड नोबिलिटी के लिए नहीं मरे, इन लोगों के लिए भी मरे। गॉड को फर्क नहीं पड़ता सोशल क्लास से, सफरिंग हम सबको इक्वल बनाती है। और इस चीज़ ने दोस्टोयेव्स्की का पूरा गॉड और रिलीजन का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। और यहाँ इनके अंदर एक रेवलेशन उतरा ऑफ द रशियन क्राइस्ट। क्रिसमस ले लें आप, 1850 की पहली क्रिसमस दोस्टोयेव्स्की की प्रिजन में। फ्योदोर ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया भाई, बस दुख दर्द पीड़ा होगा, अभी तक यही हो रहा है, क्या ही एक्सपेक्ट होगा, यहाँ पे ऐसे सब रो रहे हैं ये वो। बट कुछ बहुत ही रोमांचक हुआ यहाँ पे। प्रिजनर्स ने आपस में ही ऑर्गेनाइज किया एक परफॉर्मेंस, क्रिमिनल्स भैया एक्टर बन गए, मर्डरर्स जो है गाने गा रहे हैं, थीव्स जो हैं बाइबल स्टोरी, एक माहौल, एक मतलब माहौल चल रहा है भाई साहब। सब बैठ के रोटी तोड़ रहे हैं, ब्रेड तोड़ रहे हैं, सूप एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। परफॉर्मेंस, जो बैरक्स थे जो छोटे छोटे मैंने बताया था जिसमें लोग ठुस के सोते थे, उसको स्टेज बना दिया, कैंडल्स जल रही हैं, समझ लो उनकी दिवाली हो रही है। जो मर्द हंसना भूल गए थे, स्माइल करना भूल गए थे, अरे बच्चों की तरह हंस रहे हैं जोर जोर से। एक मर्डरर था, वो वर्जिन मैरी प्ले कर रहा है, टैटूड किलर्स, एकदम माफिया टाइप किलर्स ललाबाई गा रहे हैं टू द इमेजिनरी क्राइस्ट चाइल्ड के लिए ये लोग गा रहे हैं, आंखों से आंसू दौड़ रहे हैं, इनके नीचे गिर रहे हैं, लेकिन एक माहौल। रिकॉग्निशन हुई यहाँ पे दोस्टोयेव्स्की को कि ये मर्द ऐसे मर्द नहीं है जिन्होंने अपनी आत्मा खो दी है, लॉस्ट देयर सोल। प्रिजन भले ही कठोर होगा लेकिन इनकी इंसानियत नहीं मारी। सफरिंग के थ्रू भी जॉय आ सकता है, प्यार के थ्रू ब्रुटैलिटी सर्वाइव कर सकते हो। यही है रिसरेक्शन, ये कोई थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है क्राइस्ट का रिसरेक्शन, छोड़ो दोस्त, यही है असली रिसरेक्शन, यह है लिव्ड रियलिटी। यही है जो सोसाइटी के आउटकास्ट है, उनके बीच में ही हम सफरिंग को तोड़ के आगे निकल रहे हैं। यही है खुशियाँ। एक ही किताब अलाउड होती है प्रिजन कैंप में, न्यू टेस्टामेंट, वही पढ़ सकते हैं आप। वाइब्स आती हैं मिलने डिसेम्बर वाइफ आके गिफ्ट कर रही हैं किताबें। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ऑब्सेस हो गए, पेज बाय पेज, वर्ड्स बाय वर्ड्स, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। कोई और लिटरेचर तो परमिटेड नहीं है, सिर्फ जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स परमिटेड है। जीसस क्राइस्ट, दोस्तोयेव्स्की के थॉट्स, सालों की इंटेंस तपस्या, कठोर तपस्या, मेडिटेशन, वर्ड्स को एनालाइज करना, समझना, डेली स्टडी रिचुअल बन गया दोस्तोयेव्स्की का ये। मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग, हर सुबह रिपीटिशन, सर्मन ऑन माउंट पढ़ना, ब्लेसेड आर द मीक, ब्लेस्ड हैं हम लोग, ब्लेसेड हैं। अपने फेलो प्रिजनर्स को देख के, ब्लेसेड आर दोज हु मॉर्न, ब्लेसेड है हर कोई, हर किसी के ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। पहली बार दोस्तोयेव्स्की ने समझा क्राइस्ट पावरफुल लोगों के लिए नहीं आया था, वो आए थे ब्रोकन लोगों के लिए, टूटे हुए लोगों के लिए, आउटकास्ट के लिए, क्रिमिनल्स के लिए, ऐसे इंसानों के लिए। ये थी क्राइस्ट की देन। गॉड बियरर्स के बारे में बात हुई यहाँ पे, रशियन वर्ड बोगनस्टेली, देख लेना, BOGONOSITELI, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है मैंने बूचर कर दी। ऐसे लोग जो गॉड को कैरी करते हैं, प्रीस्ट नहीं, इंटेलेक्चुअल्स नहीं, सिंपल सफरिंग सोल्स जो संघर्ष दुख दर्द पीड़ा से गुजर रहे हैं, किसान, मजदूर, कॉन्विक्ट्स, गुंडे,
वो क्राइस्ट को सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं बिकॉज वो सफरिंग के थ्रू गुजरे हैं। वेस्टर्न एजुकेशन ये हमें नहीं समझा सकता, एक रशियन सोल ये समझ सकती है। वो जो रोए हैं, वो जिन्होंने खोया है, वो जो इस दर्द में है, वो जो इस तकलीफ़ में है, वही समझ सकते हैं दोस्त। और यहाँ से दोस्तोयेव्स्की की रिलीजियस फिलॉसफी का जन्म हुआ भाई, एक न्यू दोस्तोयेव्स्की, एक दूसरा जन्म। फेथ थ्रू सफरिंग। अब कोई रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, लॉजिक गॉड को प्रूव नहीं कर सकता, फिलॉसफी सत्य की खोज नहीं कर सकती, सिर्फ सफरिंग ही तुम्हारा दिल खोल सकता है। दिल चीर के देख लो, देखो क्राइस्ट बना होगा। सिर्फ टूटी हुई स्पिरिट ही क्लियरली देख सकती है। ये है रशियन क्रिश्चियनिटी। ये कोई वेस्टर्न थियोलॉजी नहीं है, ये लिव्ड एक्सपीरियंस है जो कि तुम जी रहे हो। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि एक टाइम पे क्रूसिफाइड लव था, जो कि एक टाइम पे जीसस क्राइस्ट ने भी फील किया, वो हम सब फील कर रहे हैं क्योंकि हम भी सफरिंग के थ्रू जा रहे हैं। जब जीसस क्राइस्ट सूली पे चढ़ सकता है हमारे लिए, तो हम क्या इस सफरिंग को खुशी में तब्दील नहीं कर सकते? और यहाँ दोस्तोयेव्स्की का रिवर्सल हुआ। एक ऐसा इंसान जो प्रिजन में घुसा है, रेवोल्यूशनरी, एक रेबल, एक क्रांति डंका बजाने वाला, जो ह्यूमन रीजन पे बिलीव करता है, जो कि इंटेलेक्चुअल है, जो कि लॉजिक का मुरीद है, सोशल प्रोग्रेस पर एक बिलीव करता है, एग्जिट करता है। ये कैंप एक स्पिरिचुअल सीकर की तरह। रेवोल्यूशन अंदर से शुरू होता है दोस्त, सोसाइटी के स्ट्रक्चर से नहीं। वो सब एक फरेब है, छल कपट है, माया है, मोह है, जो कहना चाहो वो है। लेकिन इंसान का दिल, ये है असली इनर वर्क। वन सोल एट अ टाइम, भगाना नहीं है, वन सोल एट अ टाइम। क्रूसिफाइड क्राइस्ट के बारे में इन्होंने बात करी, नॉट ट्रायम्फेंट किंग, कि भाई ऐसा नहीं कि हम किसी महान राजा के बारे में बात करेंगे, कोई फिलोसफिकल प्रिंसिपल नहीं, बहुत सॉलिड कि भाई हेगल ले लिया, कांट दे दिया, विटगेंस्टीन दे दिया और फट गई भाई सबकी। एक ऐसा गॉड जिसने सफरिंग दी है, ऐसे लोग जिन्होंने मौत का रास्ता चूज किया क्राइस्ट की तरह, इन गुंडे लुच्छों के बीच में। ये है असली सत्य, ये है ह्यूमन कंडीशन। हम सब टूटे हुए हैं, हम सबको रिडेम्पशन चाहिए, हम सब रिडेम्पशन की तरफ जाएंगे, अपने पाप का पश्चाताप करेंगे और जीतेंगे। ये थे इनकी फेमस डिक्लेरेशन। आगे फरवरी समझ लो 1854 में प्रिजन, वही जो लेबर कैंप था, छोड़ते हुए, इफ समवन प्रूव टू मी दैट क्राइस्ट इज आउटसाइड द ट्रुथ। और ये सही में था, एंड इट वॉज रियली सो, दैट ट्रुथ वॉज आउटसाइड क्राइस्ट। आई वुड प्रेफर टू रिमेन विथ क्राइस्ट rather than ट्रुथ। क्राइस्ट के प्रति इतना प्यार कि भाई सत्य को हम नकार देंगे, लेकिन क्राइस्ट के प्यार में हम धुत हो जाएंगे, क्राइस्ट के प्यार को याद रखेंगे। इसका मतलब ये कोई एंटी इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। खत लिखा था उन्होंने, जो मैंने बताया, ये नहीं है कि रीजन को अबैंडन कर दिया तुमने, बट रीजन की लिमिट्स को टेस्ट करना शुरू किया दोस्तोयेव्स्की ने, कि कुछ सत्य प्रूफ के बियॉन्ड होते हैं। प्लेटो भी कह के गए थे ये तो, कि मेटाफिजिक्स होती है इस दुनिया के परे है, कुछ रियलिटीज लॉजिक के परे होती है। प्यार, सैक्रिफाइस, कुर्बानी, रिडेम्पशन, ये ज़्यादा मैटर करती है भाई देन एब्स्ट्रैक्ट आर्ग्यूमेंट जो तुम पन्नों पे उतार देते हो, सोचते हो हम पन्नों पे उतार देंगे, कल को छाती पे खोद देंगे। जो क्राइस्ट है वो इन सत्य को रिप्रेजेंट करता है, भले ये हिस्टोरिकली प्रूवेबल हो ना हो। और यहाँ पे दोस्तोयेव्स्की बन के निकलते हैं एक न्यू मैन। प्रिजन ने उन्हें पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, अपनी उनकी एरोगेंस तोड़ दी, उनकी इंटेलेक्ट को हम्बल कर दिया, उनके दिल को खोल दिया। अब वो समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। फेथ सर्टेनिटी के बारे में नहीं है कि भाई सर्टन होगा तभी मैं भरोसा करूँगा, वो कमिटमेंट के बारे में है। टू लव डिस्पाइट सफरिंग, टू होप डिस्पाइट एविडेंस, टू बिलीव डिस्पाइट डाउट। अंदर में एक इमोशन रहना, चाहे कितना अंदर कितनी तकलीफ हो। और यहाँ से इनके लेटर्स टू फ्रीडम आते हैं। आई हैव फाउंड फेथ नॉट थ्रू रीजन बट थ्रू रेवलेशन। आई एम सफरिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ मैं भी सफरिंग कर रहा हूँ। आई एम सीइंग क्राइस्ट, मैं क्राइस्ट को देख पा रहा हूँ। इन ब्रोकन ह्यूमन हार्ट्स, उस टूटे हुए दिलों के बीच में मेरे को क्राइस्ट दिखता है।
दिस इज़ रशियन ट्रुथ, ये है रशिया का सत्य। दिस इज़ वॉट आई विल राइट, यही मैं लिखूँगा फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में बिता दूंगा इसी क्राइस्ट के प्यार में, क्योंकि मैं उस क्राइस्ट के प्यार को हर एक इंसान के दिल में देख पा रहा हूँ। यहाँ पे एक और तकलीफ़ दोस्तोयेव्स्की को आती है। अगर एक पार्ट 4 ले लें, इसमें इनको एपिलेप्सी से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दौरे पड़ना, और दोस्तोयेव्स्की इसको एक सेक्रेट डिजीज़ मानते हैं, इसके साथ जीने की कोशिश करते हैं। जब ये प्रिजन से लौटते हैं फरवरी 1854 में, तो ही वॉक्स आउट ऑफ ऑम्स्क और ही इज़ अ चेंज्ड मैन एट 32। ही इज़ 32 साल के हैं, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म्ड है, बट बॉडी टूट रही है। प्रिजन ने अपना काम कर दिया है, बॉडी तोड़ दी है पूरी तरीके से, और समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग। कुछ अजीब हो रहा है इनके साथ। क्या अजीब हो रहा है? स्ट्रेंज एपिसोड्स होने शुरू हो गए इनको। पहला अटैक इन्हें पड़ता है 1857 में, 3 साल रिलीज़ होने के बाद। ये जहाँ पे भी रह रहे हैं, एक नॉर्मल खुशहाल सी शाम होती है और अपने लैम्प लाइट जला के पढ़ रहे होते हैं, अपनी रीडिंग कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, जो भी है। सडनली ऐसा लगता है कि दुनिया चेंज हो रही है। लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होने लग गई, चुभने लग गई, आसपास की आवाज़ें बहुत तेज़ आने लग गई। ऐसा लगने लग गया वक्त खिंच रहा है, वक्त बहुत स्लो चल रहा है। भाई साहब समझ लो एल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी हो गई इनके साथ। और यहाँ इनको एक एक्सपीरियंस होता है जिसको बोलते हैं दी ऑरा एक्सपीरियंस। सीजर से कुछ चंद मिनट्स पहले, जो हिट करने वाला है सीजर, उससे पहले उनकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करने लग गई। रियलिटी ऐसा लग रहा है ट्रांसपेरेंट हो रही है। और ये अपने वर्ड्स में लिखते हैं, आई कोट, आई फेल्ट दैट हेवन डिसेंडेड टू अर्थ एंड स्वॉलोड मी। मेरे को निगल लिया, नीचे आ गई जन्नत और मुझे निगल लिया। ये कोई मेटाफोर नहीं था, ये लिटरल एक्सपीरियंस था जो उन्होंने फील किया। एंड ही फेल्ट लाइक द फकिंग यूनिवर्स इज ओपनिंग अप। ब्रह्मांड खोल रहा है उनको निगलने के लिए। यहाँ पे उनको विजन आती है, विच इज़ उनके लिए वक्त पूरी तरीके से रुक गया। पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर, सब कुछ मर्ज कर गया। इनका जो इंडिविजुअल सेल्फ था वो जैसे घुल गया, मानो घुल गया, पानी में नमक जैसे घुल जाता है। ही बिकेम पार्ट ऑफ एवरीथिंग। मैं एकता वाला कॉन्सेप्ट है ना अपना, कि मैं एकता हूँ, मैं सब में हूँ। और एक प्योर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आने लग गई। कोई सवाल, जैसे कोई हर सवाल का उन्हें जवाब मिल गया। सिर्फ एब्सोल्यूट नॉलेज है उन्हें, मतलब ही इज़ बिकम ओमनीसाइंट। सब कुछ ओमनी साइंस हो गया, सब कुछ, सब चीज़ों के बारे में पता है। परफेक्ट हारमनी है, एक कंप्लीट पीस है। और यहाँ आता है इनका फॉल। कॉन्शियसनेस वापस करके थप से इनके वापस इनको जगाती है। बॉडी इनकी शेक करी वायलेंटली, मुंह से झाग निकल रहा है, लॉस ऑफ कंट्रोल पूरी तरीके से। क्या हो रहा है, अपने हाथ पैर पे कंट्रोल नहीं है। कुछ घंटों बाद ये उठे, कन्फ्यूज्ड, ब्रोकन, टूटे हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट वो मेमोरी अभी भी इनके दिमाग में है, क्या हुआ मेरे साथ। वो टचिंग इटर्निटी, वो सरियल फीलिंग, वो एक्सटेसी से भरी फीलिंग, वो गॉडली फीलिंग। अब ये जो उनको एपिलेप्सी हुआ उस टाइम पे, इसको सीक्रेट डिजीज़ बोला जाता था, काइंड ऑफ। एंशिएंट ग्रीक्स पर्टिकुलरली उस टाइम पे, क्या एंशिएंट ग्रीक्स के ज़माने से कहा जाता था कि एपिलेप्सी एक डिवाइन गिफ्ट है। पिथिया जो थी डेल्फी, उसको भी ये था, जूलियस सीजर को भी ये था, इवन मोहम्मद एक्सपीरियंस्ड विजन्स। और ऐसे एपिसोड्स उन लोगों के साथ भी कहा जाता है होते थे। और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने वो पैटर्न रिकॉग्नाइज़ किया और बोला कि ये तो रेवल्यूशन है, मैं तो आई एम अ चोजन वन। ये सिर्फ इलनेस नहीं है, ये एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से। अब इसकी मेडिकल अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि भाई डॉक्टर्स ने कहा टेम्पोरल लोब में एपिलेप्सी है, इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स चल रहे हैं ब्रेन में, और वो आपके स्पिरिचुअल सेंटर्स को इफेक्ट कर रहे हैं, जो कि मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस बना रहे हैं। बट फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने कहा ये दिस इज़ रिडक्शनिज्म, विच इज़ तुमने एक एक्सपीरियंस को इतना रिड्यूस करके एक ब्रेन सिग्नल बना दिया। तुम मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर सकते हो तुम, लेकिन इसके पीछे का मीनिंग नहीं एक्सप्लेन कर सकते दोस्त। क्योंकि गॉड जो है टूटे हुए दिमागों को यूज़ करता है, ब्रोकन ब्रेन्स को यूज़ करता है, ब्रोकन सोल्स को यूज़ करता है, लाइक ब्रोकन हार्ट्स। क्योंकि मेरा भी दिल टूटा हुआ है, मैं भी सफरिंग से थ्रू गुजरा हूँ, गॉड ने मुझे चूज़ किया। और इसमें एक पैराडॉक्स ये है कि
मोमेंट्स ऑफ परफेक्ट क्लैरिटी तो आ रही है, बट उसके साथ एक टोटल कोलैप्स आ रहा है, एक अल्टीमेट रियलिटी का विजन तो आ रहा है, लेकिन जो वापस वो रिटर्न आ रहे हैं वो सफरिंग में आ रहे हैं। हेवन और हेल समझ लो, दोनों एक ही एक्सपीरियंस में जुड़ गया, और ये इनकी थियोलॉजी बन गई। सत्य को कुछ चंद क्षणों के लिए इन्होंने ज़रूर देखा, लेकिन उसके बाद उस सत्य की क्षण में वो फेथ के पथ पे निकल पड़े कि भाई फेथ है मुझे कि जो मेरे साथ हो रहा है उसके पीछे का कुछ ना कुछ तो मीनिंग है। इसने इनकी राइटिंग में इम्पैक्ट डाला, ज़रूर डाला। इनके कैरेक्टर्स जो आप पढ़ेंगे उनमें एक ट्रांसेंडेंस की फीलिंग है, फिर ट्रांसेंड करने फिर ऑर्डिनरी वर्ल्ड में आ रहे हैं, नॉर्मल दुनिया में। एक गैप है विजन और लाइफ के बीच में। ये इनकी राइटिंग्स का सेंट्रल थीम बन गया कि हम फ्लैशेस में ट्रुथ देखते हैं, फ्लैशेस में ट्रुथ देखते हैं, एक साथ पूरी ट्रुथ नहीं देख सकते, फ्लैशेस में। दैट इज़ व्हाट योर डिवाइन सिग्नलिंग इज़। और जो बिलीव होता है ना उन विजन और उस लाइफ के बीच में, जो वो वक्त है उसके बीच में, वो विजन, वो जो है वो बिलीफ आता है, वो फेथ आना चाहिए, वहाँ फेथ एग्जिस्ट करता है। अब इनकी थियोलॉजी, रिलीजन और गॉड के कॉन्सेप्ट पे इनकी स्पिरिचुअल कंपेनियनशिप बहुत मैटर करती है विद हिज वाइफ। इन्होंने एना स्नितिका से, स्नितिका जो भी नाम है, इनका मिलन हुआ अक्टूबर 1866 में। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की 45 के थे, डेस्परेट थे, गैमलिंग सट्टेबाजी उनको डुबा रही थी। पब्लिशर बोल रहे थे भाई न्यू नॉवल लाओ, द गैमलर ड्यू इन वीक्स, कांट पॉसिबली राइट इट अलोन, नीड्स एक स्टेनोग्राफर चाहिए ये चीज़ को करने के लिए, मैं अकेले लिख नहीं सकता, मैं तो डूबा हुआ हूँ पूरी तरीके से बोझ में, कर्जे के। पहला दिन इनका एक यंग वुमन इनकी ज़िंदगी में आती है ना, एज 20, प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर, एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग। फ्योदोर इज़ नॉट, जो वो नहीं है वो है, जैसे एक पजल टूटा हुआ पूरा हो रहा है। वो बोलते हैं और ट्रांसक्राइब करती है। परफेक्ट पार्टनरशिप उनके बीच में, परफेक्ट कंपेनियनशिप। इट्स लाइक समथिंग मोर देन बिजनेस। फिर नवंबर 8, 1866 में वो उन्हें प्रपोज कर देते हैं। नॉवल एकदम एंड मोमेंट पे फिनिश हुई। एना प्रिपेयर करे टू लीव। फ्योदर पैनिक, एक पैल्पिटेशन होने लग जाती है कि और पैल्पिटेशन में, और बोलते हैं वो कि आई हैव स्टोरी आइडिया अबाउट ओल्डर मैन हु फॉल्स इन लव, जो प्यार में पड़ गया एक बुढ़ैल आदमी विद अ यंग वुमन। और थोड़ा सो वहाँ शक हो जाता है एना को भी। अब वो पूछता है कि व्हाट शुड शी आंसर, क्या उसको बोलना चाहिए, ऐसे एक बुढ़ैल आदमी को क्या बोलना चाहिए, बुढ़ाओं को। और एना समझ चुकी थी उनकी जो बाद में जो वाइफ बनी, और कहती कि नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्शन, ये वो दिस इज़ प्रपोजल। एंड उसने कहा कि शी शुड से येस, अगर वो उससे प्यार करती है तो येस बोलना चाहिए। दिक्कतें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, बट येस बोलने में क्या बुराई है। बस भाई साहब ने मैरी फरवरी 1867 में वो शादी करते हैं। वो 20 साल की होती है, दोस्तोयेव्स्की 45, मतलब बहुत बड़ा गैप और एक परफेक्ट स्पिरिचुअल मैप है। लेकिन ये शादी दिक्कतों के साथ आती है, पर्टिकुलरली दोस्तोयेव्स्की के। क्यों? क्योंकि भाई हनीमून पे जाते हैं, हर कपल हनीमून पे जाता है, बादन में हनीमून के लिए जाते हैं, एक फेमस यूरोपियन कैसीनो में घुसते हैं और अपने को रोक ही नहीं पाते हैं थट्टेबाजी जुआ खेलने से। अपना जितना हनीमून का पैसा कलेक्ट किया था वहाँ खो देते हैं। फिर एक के बाद एक सारी चीज़ें गिरवी रखते जाते हैं, अपनी वेडिंग रिंग्स, एना की ज्वेलरी, और वो देख रही है एना उनको बस सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हुए नाइट आफ्टर नाइट, हर दिन की। भाई ये तो एक, जैसे लोग सेक्स एडिक्ट होते हैं, पॉर्न एडिक्ट होते हैं, मेथ एडिक्ट होते हैं, वैसे ये गैम्बलिंग एडिक्ट आदमी है। ये पैटर्न बन जाता है। बट एना भी प्रॉमिस करवाती है ना, और ये भी प्रॉमिस करते हैं कि आई क्विट। बाइबल पे हाथ रख के स्वेयर करते हैं कि भाई अगर मैं कैसीनो जाऊँगा तो सिर्फ देखने जाऊँगा। और आते हैं घर अपने, एंड भीख गिड़गिड़ाने लगते हैं, भीख मांगने लगते हैं, रोने लगते हैं एना से कि मुझे माफ़ कर दो। और वो एना माफ़ कर देती है, एक अनकंडीशनल लव, डिस्पाइट फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की वाज सो वीक, जो कि इस सिनेरियो में दिख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तोयेव्स्की ने इसको भी छोड़ा नहीं, इसको भी उन्होंने एक स्पिरिचुअल मेटाफर की तरह ले लिया कि गैम्बलिंग एक तरीके का सरेंडर है। ऐसा सरेंडर जो हम ऐसी फोर्सेस को कर रहे हैं जो बियॉन्ड हमारे कंट्रोल है।
एक रशियन रूलेट के तरह, जैसा होता है ना बंदूक में रशियन रूलेट, एक गोली डली हुई है, घुमा रहे हैं, कौन से में गोली होगी चलानी होती है। अपनी किस्मत के साथ खिलवाड़, आप सब कुछ लूज़ कर रहे हैं, आपको पता है आपने दांव पे लगाया, बट खिलवाड़। और ये दिस इज़ हाउ फेथ वर्क्स, कि तुम बेट कर रहे हो, तुम सट्टा लगा रहे हो एक इनविजिबल गॉड पे, जो कि शायद है, जो कि शायद नहीं है। और तुम सट्टा किसके अगेंस्ट लगा रहे हो? अगेंस्ट विजिबल एविडेंस, कि तुम्हें दिख रहा है कि क्या रियल है क्या रियल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सट्टा लगाने को रेडी हो। एना का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो ना सिर्फ एक बीवी थी, वो एक स्पिरिचुअल कंपेनियन थी, जिन्होंने इनको ग्राउंडेड रखा कि भैया अपनी जड़ों से जुड़े रहो, उनके विजन को सपोर्ट किया। और यू नो उस विजन में ही उनको, जो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की थे, वो बने। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ दोनों चलाते हुए चले और उनके मिशन पे हमेशा बिलीव किया। जब दोस्तोयेव्स्की हार मान जाते थे खुद से, तब भी बिलीव किया कि भाई नहीं, तुम्हें करना है, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। ये एक बैलेंस था, ये एक यिन यांग था इन दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि उन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी एना ने, और दोस्तोयेव्स्की इंस्पिरेशन लेके आते थे। एना ने बिजनेस संभाला, दोस्तोयेव्स्की ने आर्ट की क्रिएट किया। एना ने फॉरगिवनेस दी, माफ़ी दी, और दोस्तोयेव्स्की ने ट्रांसेंडेंस दिया कि देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड। टुगेदर इट्स लाइक एक कंप्लीट पीस। ये देख रहे हो, ये ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ ऐसे कंप्लीट पीस, कि एक के बिना दूसरा कंप्लीट है ही नहीं। एक ताला तो एक चाबी। इट्स लाइक इफ़ यू नीड टू ओपन द डोर, दोनों का होना ज़रूरी है, राइट। और डिवाइन पार्टनरशिप अगर इनकी देखी जाए तो एना को इन्होंने एज अर्थली एंजल कंसिडर किया, फ्योदोर ने अपने आप को स्पिरिचुअल सीकर कंसिडर किया। एना इनको बचा रही है डिस्पेयर से, और वो एना को एक डीपर मीनिंग दिखा रहे हैं सब चीज़ों के पीछे का। मैरिज खूबसूरत है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ऐसा लग रहा है मैच मेड इन हेवन, टू सोल्स हेल्पिंग ईच अदर टूवर्ड्स गॉड। ये थी दोस्तोयेव्स्की की सोच, कि एक पार्टनर, अच्छा पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। फाइनल विक्ट्री इनकी 1871 में गैम्बलिंग फाइनली एंड हुई, नॉट थ्रू विल पावर के थ्रू, बट थ्रू ग्रेस। एना की प्रेगनेंसी ने, प्रेग्नेंट हो गई थी वो, सब कुछ चेंज कर दिया कि मैं अब भी, मेरी बीवी गर्भवती है, मेरे को औकात में आना पड़ेगा, मेरे ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नया पर्पस है। क्योंकि गॉड, मैं जितना दूर जा रहा हूँ, गॉड मुझे प्यार दे रहा है, जिससे कि मैं इन एडिक्शन से जो जंजीरें हैं वो तोड़ पाऊँ, इनकी लेगेसी। क्योंकि हम ये समझना चाह रहे हैं, क्योंकि एना का बहुत बड़ा रोल रहा है इनकी लाइफ में, इनकी थियोलॉजी के लिए, इनके काम के लिए। 25 साल दोनों साथ रहे। एना ने सारी इनकी मास्टरपीसेस को ट्रांसक्राइब किया, इनके करियर को मैनेज किया, इनके बच्चों को बड़ा करने में मदद करी, और जो इनका जीनियस था दोस्तोयेव्स्की का, उसको पॉसिबल किया। अगर एना नहीं होती तो समझ लो तुम, देयर वॉज नो ब्रदर्स कारामाज़ोव, देयर वॉज नो क्राइम एंड पनिशमेंट, और देयर वॉज नो फेमस वर्क दोस्तोयेव्स्की का जो तुम देख रहे हो। तो टेक्निकली दोस्तोयेव्स्की के लिए, और उनका ये मानना था कि लव इनेबल्स रेवलेशन, गौर करने वाली बात। अब यहाँ पे हम लोग पार्ट 5 पे आ जाते हैं, जिसमें इन्होंने थियोलॉजी लिखी ऑफ तकलीफ, ऑफ टॉर्मेंट। क्या इनका गॉड का कॉन्सेप्ट रहा है इनके मेजर वर्क्स में? अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे नज़र डाल लें तो सबसे पहले नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड में अगर तुम देखोगे तो देयर इज़ दिस एब्सेंस ऑफ गॉड। जो ओपनिंग वर्ड्स हैं इनकी इस किताब की, और मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, आई एम अ सिक मैन, आई एम अ स्पाइटफुल मैन, आई एम एन अनअट्रैक्टिव मैन। ये समझ लो रशियन लिटरेचर की सबसे फेमस ओपनिंग लाइन से, जिसने बदल के रख दिया लिटरेचर को, वर्ल्ड लिटरेचर में भी। अंडरग्राउंड मैन अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, किस तरीके से? वैसे तो अपने आप को, मतलब अपने आप को हिमसेल्फ, ही इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, बट वो एक तरीके से हम लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा है। एक मॉडर्न एलियनेटेड सोल कैसी लगती है, क्योंकि फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की खुद अपने ही अंडरग्राउंड में फंसे हुए थे, अपने ही गहराइयों में फंसे हुए थे। 1864 में एना की डेथ हो जाती है, इनकी जो पहली वाइफ थी, फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। फिर उसके बाद उनके भाई मिखेल, जिससे बहुत उनका लगाव। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चली जाती है, गरीबी ज़रा थोड़ी सी झलक दिखने लग गई। पैसे मांगने वाले भैया, कर्ज जो होता है भैया, कर्जदार बन गए, आप कर्जा चुकाइए, और फ्योदोर को छुपना पड़ गया भैया, बच के रहना पड़ेगा छोटे छोटे कमरों में इधर से उधर, कि भाई रोशनी भी कम करेगी, लोग देख ना लें। समझ लो लिटरली अंडरग्राउंड ही वॉज लिविंग।
तो कहानी अपनी है इनकी, ये अपनी कथा इनकी अपनी है। एक रेबिलियन है अंडरग्राउंड मैन का, जो रेबेल कर रहा है हर किसी से, हर चीज़ से। मतलब रैशनल ऑर्डर ले लो तुम, साइंटिफिक प्रोग्रेस ले लो तुम, क्रिस्टल पैलेस ऑफ सोशलिज्म ले लो, जो भी है, कि 2 × 2 = भैया 4 होगा ही होगा। ये कोई ज़िंदगी नहीं है, बट ये शुरुआत है मौत की। इतनी रैशनैलिटी में पड़ गए हो भाई कि साला रीज़न ने तुम्हारी आत्मा को ख़त्म कर दिया है। रीज़न हैज़ किल्ड योर फकिंग सोल। क्या बन गए हो तुम। यहाँ पे अपने आप में एक पैराडॉक्स है। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, मैन इज स्टूपिड क्रीचर हु विल एक्ट अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट जस्ट टू प्रूव ही इज़ फ्री। ये इन्होंने कहा। ये ह्यूमन कंडीशन है दोस्त। हमने खुशी के ऊपर सफरिंग को चूज़ किया, दुख दर्द पीड़ा को चूज़ किया। वी हैव चोजन पेन ओवर प्लेजर। प्लेजर नहीं चाहिए हमें, दर्द चाहिए। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स। क्योंकि हमें जिंदा फील करना है दोस्त, और लोग जिंदा फील नहीं करते हैं। लोग जिंदा दिली नहीं है ना। रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, हो रही है कि नहीं हो रही है। अब सवाल उठेगा कहीं, भाई व्हाट हैपन्स विदाउट गॉड। अगर तुमने डिवाइन पर्पस रिमूव कर दिया, हटा दिया, क्या बचा? प्योर सेल्फिशनेस। जो नीचे का दर्द था, बोलते हैं ना लोग कि भाई नीचा को दोस्तोयेव्स्की को पैरेलल पढ़ो, क्योंकि समझ लो दोनों एक दूसरे के काम के रिफ्लेक्शन है। समझ लो कपल कहते हैं दोनों को, लिटरेचर वर्ल्ड का, फिलोसॉफिकल एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी दुनिया का, दोनों को साथ पढ़ो। नीचा का भी यही डर था कि क्या बचेगा? प्योर सेल्फिशनेस। एक गुस्सा अंदर में, एक क्रोध अंदर में, एक रिवेंज लेने की भावना, विदाउट एनी रीजन। क्रूएल्टी की कोई लिमिट नहीं होगी। अंडरग्राउंड मैन टॉर्मेंट सर्वेंट, प्रोस्टिट्यूट को ह्यूमिलिएट करता है, हर रिलेशनशिप खराब कर देता है। और ये वही है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ह्यूमैनिटी के तुम परकच्छे उड़ा रहे हो, तुम फोड़ रहे हो ह्यूमैनिटी को। फिर इनकी बहस चली कि भाई फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म के ऊपर। अगर सब कुछ कॉज और इफेक्ट है तो ह्यूमन डिग्निटी कहाँ गई गुहिया के खेत में? अगर साइंस सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है तो हम इतने स्पेशल कैसे हुए भाई? हम तो साइंस की किताबों में, फिर पन्नों में हमारा कोई काम ही नहीं। अंडरग्राउंड मैन सफरिंग चूज कर रहा है टू असर्ट हिज फ्रीडम। तो इससे अच्छा तो भाई इट इज़ बेटर टू बी कि तुम फ्री रहो लेकिन मिजरेबल रहो, दुख में रहो लेकिन एटलीस्ट फ्री तो रहोगे। उसके बाद तुम कुछ भी जीत सकते हो। इट इज़ बेटर दैन तुम एक फेक स्माइल लेके चल रहे हो और मैकेनिकल रोबोट की तरह भैया क्या करें क्या नहीं करें। ये इनके जो काम है, इसने मॉडर्न नाहिलिज्म, एज ऑफ एंग्जाइटी, एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर, कि जब गॉड मर जाएगा तो क्या होगा, इंसान कैसे मॉन्स्टर बन जाएंगे, या तो मॉन्स्टर बन जाएंगे, अंडरग्राउंड चले जाएंगे जिससे अपने जख्मों को चाट सकें बिल्ले की तरह। फिर यहाँ पे भैया चर्चा चली रही थी, इनकी महान किताब एक और आ गई यहाँ पे। ज़रा हम थोड़ा धीरे बोले वरना हमारा गला वापस बैठ जाएगा, वीडियोस आ नहीं पाएंगे। आगे इनके इनका एक और महान काम, क्राइम एंड पनिशमेंट। एक रिडेम्पशन के लिए सर्च चली भैया, सर्च पार्टी निकल चुकी है रिडेम्पशन की। रास्कोल्निकोव की कहानी, रास्कोल्निकोव की थ्योरी थी अपनी की भाई एक यंग स्टूडेंट सेंट पीटर्सबर्ग में, है ना, शहरी लौंडा, ब्रिलियंट बट गरीब, एक डेंजरस आइडिया डेवलप करता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल, विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल हैव राइट टू ट्रांसग्रेस। नेपोलियन ने लाखों लोगों को मारा था, लेकिन नेपोलियन ने हिस्ट्री बदल दी थी दुनिया की। तो शायद मर्डर इज़ जस्टिफाइड मेरे केस में। मेरे मर्डर तो रास्कोल्निकोव जिसने पढ़ी होगी, क्राइम एंड पनिशमेंट यहाँ पे दिख रही होगी तो पीछे रखी है, तो एक नेपोलियन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा आपको इस किताब के अंदर, कि मैं ऑर्डिनरी हूँ या एक परत ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ। क्या मैं मॉरल लॉज के ऊपर स्टेप ओवर कर सकता हूँ? क्या मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा? दुनिया का भला करने निकला हूँ मैं। अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मारना क्यों गुनाह है या गलत है फॉर ग्रेटर गुड? अगर एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से किसी का बेहतर हो रहा है, यूटिलिटेरियनिज्म मतलब ऐसे काम करते जाना कि एंड रिजल्ट सबके लिए बेहतरी में निकले, राइट? समझ रहे हो कि भाई ओल्ड पॉन ब्रोकर है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं गरीबों को, तो शायद उसकी मौत बहुत लोगों का भला, आगे और लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। ये यूटिलिटेरियन लॉजिक हो गया, और इसी को क्राइम एंड पनिशमेंट एक्सट्रीम तक ले गया। पर्टिकुलरली मुद्दा है गॉड नहीं है तो एवरीथिंग इज परमिटेड।
फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की जब ये लिख रहे थे मतलब जो भी इनका काम ये चल रहा था 1865 to 1866, ही वॉज डेस्परेट फॉर मनी, सब कुछ अपना गैमलिंग में दे रहे थे, डेडलाइन प्रेशर में, क्योंकि उस वक्त ना बुक हाउसेस बड़े प्रेशर डालते थे कि किताब आनी है। और एना जो थी वो डिक्टेशन लेती थी, और वही जो हमने पहले देखा कि कैसे वो हार रहे थे, अपने घर आते थे एक डिफीटेड स्टेट में, टूटे हारे, पता है सब कुछ गिरवी रख दिया, अब आगे कल क्या होगा कुछ नहीं पता। और अपना क्राइम और गिल्ट उन्होंने शायद उस किताब में उतार दिया, अपना मुखौटा उतार के उसको एक आर्ट पीस की तरह ट्रीट किया, एक मिरर की तरह। यहाँ पे हो जाता मर्डर भाई। रास्कोल्निकोव क्राइम एंड पनिशमेंट का प्रोटैगनिस्ट मार देता है उस ओल्ड वुमेन को, एक 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 एक्स लेके, कुल्हाड़ी लेके, हर जगह खून, बट उसको कुछ फील नहीं हो रहा खून देख के, जबकि फील होना चाहिए, क्योंकि खून सिर्फ इंसान का नहीं है, मोरालिटी का खून किया है। कोई अफसोस नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई सेटिस्फैक्शन भी नहीं, बस एक खालीपन। ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये फीलिंग के लिए ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड रास्कोल्निकोव। यार ये थ्योरी तो काम नहीं करी, मेरे को तो नेपोलियन की तरह और 300 राइज ऑफ एन एम्पायर छाती हुआ कुछ नहीं हुआ। सोनिया आती है यहाँ पे क्राइस्ट की तरह, एक प्रोस्टिट्यूट जिसका हार्ट ऑफ गोल्ड, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन इज इक्विवेलेंट टू कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे के लिए कुछ भी, मतलब वो पैसे के लिए कर रही है जो भी करना चाह रही है, एंड शी हैज़ बिकम हार्टलेस, उसके अंदर हार्ट नहीं है, वो मर्दों की फीलिंग नहीं समझती, क्योंकि इतने मर्दों के साथ वो सो चुकी है। बट दिस प्रोस्टिट्यूट इज़ डिफरेंट बिकॉज शी हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। वो अपने आप को फोर्स कर रही है ऑन टू स्ट्रीट्स, अपने फैमिली को फीड करने के लिए। तो क्या ये प्रोस्टिट्यूशन मॉरली जस्टिफाइड है? क्योंकि बहुत बड़ा सिन है क्रिश्चियनिटी में, देखा जाए तो एक प्योर सैक्रिफाइस है फॉर प्योर लव। जब रास्कोल्निकोव से मिलता है तो वो एक अलग बात रिप्रेजेंट करती है, विच इज़ फेथ इंस्टेड ऑफ रीज़न एंड लव इंस्टेड ऑफ लॉजिक। की हर चीज़ में तुम लॉजिक नहीं ढूंढ सकते, और फेथ ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि रीजनिंग पे पूरी दुनिया नहीं चलती। यहीं पे द लजारस की जो रीडिंग होती है, रास्कोल्निकोव पूछता है सोनिया से कि भाई, बोलता है कि मेरे को गॉस्पेल पढ़ के सुनाओ कि लजारस इज रेज फ्रॉम डेड। और सोनिया जो भी प्रोनाउंसिएशन है, शी इज रीड्स विद अ ट्रेमलिंग वॉइस कि आई एम द रिसरेक्शन एंड लाइफ। और ये सीन ये दिखाता है कि रास्कोल्निकोव की अपनी मौत और रीबर्थ सोनिया के प्यार के लेंस से कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा आता है। यहाँ इनका एक छोटा सा कन्फ्यूजन आता है इन सर्बियन प्रिजन कैम्प, वेयर रास्कोल्निकोव फाइनली टूट जाता है, जो कि इनकी अपनी परछाई है, ऑब्वियसली अपनी कहानी उतार रहे हैं। सोनिया की फीट पे गिर जाता है और बोलता है आई लव यू मोर देन माई सेल्फ, मैं तुमको अपने आप खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये एक रिसरेक्शन मोमेंट है, ये कोई लीगल पनिशमेंट नहीं है दैट सेव्स हिम। एक सैक्रिफिशियल लव है, एक ऐसे औरत के प्रति जो रास्कोल्निकोव को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट थी तो वो हो सकता अपने रास्ते निकल गई होती, लेकिन उसने नहीं साथ छोड़ा। यही इनका कहना था कि क्राइम एक सेपरेशन है, क्योंकि गुनाह, सिन, पाप हमें गॉड से कट ऑफ कर देता है, हमें दूसरे इंसानों से कट ऑफ कर देता है, हमें अपनी सोल से कट ऑफ कर देता है। इंसान तो दूर की बात है, तुम अपनी ही आत्मा से कट ऑफ होकर रह जाओगे। रास्कोल्निकोव एक चलते फिरती लाश की तरह बन जाता है आफ्टर द मर्डर, किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। जब तक प्यार, जैसे एना दोस्तोयेव्स्की की ज़िंदगी में आते, जैसे उनकी ज़िंदगी में प्यार आता है, और उस प्यार के चलते ये गॉड को और बेटर तरीके से समझ पाए। ये पनिशमेंट एक ऐसा पथ है, पखदंडी है, जो इनको वापस ला रही है, रास्कोल्निकोव को वापस ला रही है। ये कोई वेंजफुल जस्टिस नहीं है कि मैं बैटमैन हूँ, गौतम सिटी को बचाऊंगा, आई एम वेंजेंस, आई एम डार्कनेस। नहीं, ये एक हीलिंग प्रोसेस है, और ये सफरिंग तुम्हारा दिल खोल देगा। और प्रिजन जो है वो मोनास्ट्री बन जाती है रास्कोल्निकोव, जैसा फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का अपना खुद का एक्सपीरियंस था। पेन प्यूरिफाई कर देता है, अगर उस पेन को तुम रिसीव करो थाली के ऊपर विद लव, इफ़ यू आर हैविंग अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स इट, अगर उसको ग्रेस से एक्सेप्ट करो, तो प्यार बहुत कुछ कर सकता है। फिर यहाँ पे इनका एक और काम आता है, द इडियट, विच इज क्रिश्चियन, लाइक अ क्रिश्चियन इन द मॉडर्न वर्ल्ड।
एक प्रिंस है, मिशिगन रिटर्न्स फ्रॉम एक स्विस सैनिटोरियम से वापस आता है, एपिलेप्सी क्योर पार्शली हुई है, पूरी तरीके से नहीं, एक बहुत ही इनोसेंट है एज चाइल्ड, प्योर एज एंजल, शी इज़ गुड इन एवरीवन। ये पोस्ट दोस्तोयेव्स्की एरा चल रहा है अभी, अपनी कहानी बता रहे हैं, सबके अंदर अच्छा ही ढूंढने की कोई स्पिरिचुअल कर्व, सबके ऊपर बिलीव रखना। 19वीं शताब्दी का सेंट पीटर्सबर्ग उस कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करने वाला है, बहुत जल्द ख़त्म करने वाला है। और यहाँ पे इन्होंने दोस्तोयेव्स्की ने अपना एपिलेप्टिक कनेक्शन लगा दिया, क्योंकि माइशकिन मिशकिन उसको भी सेम कंडीशन है, सेम प्री सीजर वे उसको विजन्स आ रहे हैं, वही मोमेंट्स ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। और कहा जा रहा है फॉर दिस मोमेंट वन माइट गिव वंस होल लाइफ, कि इस मोमेंट के लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी त्याग देने के लिए रेडी हूँ। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की अपनी एक्सपीरियंस राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस उतार रहे हैं पन्नों पे, और उसी जो दोस्तोयेव्स्की समझ रहे थे मेरा सीक्रेट डिजीज़ है उसको शेयर करते हैं। एक क्राइस्ट लाइक नेचर, मिशकिन एनिमीज़ को फॉरगिव कर रहा है, अनकंडीशनली प्यार कर रहा है, फुल कंपैशन, फुल टू टॉप तक, झूठ फरेब के थ्रू देख लेता है, और वो इंसानों के अंदर जो पेन है वो देख पा रहा है, जज नहीं करता, नेवर कंडेम्स, किसी को श्राप नहीं देता, किसी को गलियाता नहीं, किसी को बद्दुआ नहीं देता, सिर्फ सबको हील करना चाहता है, टू ब्रिंग पीस, एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता है। अगर यहाँ पे सवाल उठेगा कि भाई फिर ये गुडनेस मैडनेस की तरह क्यों लग रही है, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा बना लिया, कंपटीशन बना लिया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मिशकिन उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, वो अपना पैसा दे देता है सब पे, ट्रस्ट एवरीवन, और सबको पागलपन लगता है भाई, सब पे ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि एक कैलकुलेटिव डिस्टोपिक कैपिटलिस्टिक दुनिया को प्योर लव बीमारी की तरह लगता है, हिस्टेरिया लगता है, एक आँख पर पट्टी बने होने वाली चीज़ लगती है। दुनिया रिजेक्ट करती है किस चीज़ को? लोग बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि हमें गुडनेस चाहिए, बट जब वो गुडनेस आती है वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और वो जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है ना, वो सेल्फिशनेस दिखाती है लोगों की, और वो उन लोगों को गिल्टी करती है, एंड इट इज़ ईजियर टू कॉल इट मैडनेस, क्योंकि भाई मैडनेस बोल के पीछे हट जाए, भाई मैडनेस है, दैन एडमिट देयर ओन फेलियर, कि भाई हम फेल करें। जैसे आजकल होता है ना फिटनेस में, हर तुम फिटनेस इन्फ्लुएंसर के फीड के नीचे देखो, ये तो ठोका है, इसने तो इंजेक्शन लिया, इसने तो इंजेक्शन लिया। ठीक है, बहुत लोग होते हैं झूठ भी बोलते हैं, बहुत नेचुरल होते हैं, वो भी बेचारे लपेटे में आ जाते हैं कि भाई अच्छी फिजिक है, इंजेक्शन लिया है, इसकी क्या माननी है बात, इसकी क्या सुननी है बात, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, है ना, अरे क्या ही होगा। जैसे इंडिया का माहौल चल रहा है ना, ऐसा कि भाई मुस्लिम नाम देखा या मुस्लिम कुछ देखा तो अरे भाई ये क्या, इसको क्या ही पता होगा, ये तो पैदाइशी मुसलमान है, इनके तो घर पे ही सिखाया जाता है गलत बोलना, गलत बात करना, तो हट जाओ। मतलब अगर लॉजिकल बात भी होगी तो छोड़ दो। इट्स सिमिलर टू डैट, एक पैरेलल ड्रॉ कर पा रहे हो, इट्स सिमिलर टू डैट। और यहाँ पे नास्तासिया फिलिपोवना का जो कैरेक्टर है, भाई नाम देख लेना, ठीक है, क्या नाम है क्या नाम नहीं है, बट एक जो कैरेक्टर है उसको देख लेना, फिलिपोवना बोल दी मैंने, फिलिपोवना एक खूबसूरत औरत है बट डैमेज औरत है, डिसफंक्शनल है, सीड्यूस है बट अबैंडन्ड है, अपने आप को रूइन देखती है, लेकिन मिशकिन उसको प्योर देखता है, तो शादी करना चाहता है। भाई बिया करोगी हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ बिया करेंगे, भोजपुरी मूवी बना दी हमने यहाँ पे। वो बिलीव करता है कि प्यार किसी चीज़ को भी हील कर सकता है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही इस चीज़ को कि नहीं मैं तुम्हारे लिए बनी नहीं हूँ, सेल्फ हेट्रेड इतनी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ ब्रेक डाउन होता है। एक फाइनल सीन एट द पार्टी विच इज़ मिशकिन सत्य बोलने की कोशिश कर रहा होता है उससे कि भाई किताब के अंदर कि भाई रशिया का एक स्पिरिचुअल मिशन है, और वो ओवरली एक्साइटेड हो जाता है, एपिलेप्टिक सीजर पड़ जाता है, दौरा पड़ जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है, और एक वैल्यूबल जो वेज होता है, वाज जो भी तुम बोलते हो,
वो टूट जाता है। वो दिखाता है कि क्या इफेक्ट दैट वाज वेज टूटना इज इक्वल टू द सिम्बॉलिज्म, कि भाई क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से दुनिया के ऊपर। यहाँ ये एक इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि परफेक्ट गुडनेस कांट सर्वाइव कर ही नहीं सकती इस टूटी हुई दुनिया में। क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया, मिशकिन पागल हो गया, दोनों टूट गए प्यार की वजह से। दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर सकती दोस्त। यही तो ट्रेजेडी है, यही तो दर्द है किसका? ऑफ द डिवाइन मीटिंग ह्यूमन। अगर तुम डिवाइन के पथ पे निकल जाओगे तो ऐसे ही टूट जाओगे। फिर इन्होंने क्या, अगर एक प्रोफेसी ऑफ गॉडलेस सोसाइटी इनकी देख ले, फिर इनकी किताब डीमंस, जिसमें इन्होंने प्रोफेसी दी ऑफ गॉडलेस सोसाइटी, कि भाई साहब एक गॉडलेस सोसाइटी कैसी होगी ना। निकीव अफेयर जो बोला जाता है ना 1869 में, जिसने रियल इवेंट्स हुए थे, जिसने शॉक कर दिया था रशिया को। सर्जी निकीव, रेवोल्यूशनरी लीडर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट काइंड ऑफ, ठीक है, और अपने फेलो कॉन्स्पिरेटर को मर्डर कर दिया, मार दिया, कि भाई उसने मेरे को धोखा दिया, उसको मार दिया। पॉलिटिकल किलिंग थी, है ना। और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की उसके बारे में पढ़ते हैं, एंड उसके अंदर का एक छुपा हुआ गहरा सच देखते हैं। यहाँ पे एथिज्म की झलक देखने को मिलेगी। एक टाउन विच इज़ पोजेस्ड, एक छोटा सा रशिया का प्रोविंशियल टाउन, डीमंस आते हैं आइडियोलॉजी के, वहाँ पे अराइव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रेवोल्यूशनरीज, क्रांति बजाने के लिए आए हैं। प्रॉमिस कर रहे हैं वो डीमंस सबको फ्रीडम, इक्वालिटी, लेकिन क्या डिलीवर करते हैं? केओस और डेथ, मौत। सब बीमार पड़ जाते हैं उस टाउन में। वो मैडनेस, पागलपन स्प्रेड करता है लाइक प्लेग, बीमारी की तरह, महामारी की तरह, और सोसाइटी टूटना शुरू कर देती है, ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू कर देती है। फिर स्टावरोगिन्स कन्फेशन, जो भी इनका नाम है, STAVROGINS कन्फेशन, प्रोनाउंसिएशन देख लें आप, शावोजिन जो भी है। सेंट्रल कैरेक्टर हैंडसम है, वेल्दी है, करिज्मेटिक है, बट अंदर ही अंदर खोखला है। कोई बिलीव्स नहीं है, कोई वैल्यूज़ नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। एक यंग लड़की का रेप कर देता है और कुछ फील नहीं करता। वो लड़की ऑब्वियसली क्या करती है, आत्महत्या कर लेती है, अपने आप को टांग लेती है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये नाइलिज्म दिखाने के लिए था कि नाइलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म ये है कि कुछ भी हो जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आता है शिगलेव सिस्टम, एक रेवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल, एक परफेक्ट सोशलिस्ट सोसाइटी प्लान करता है। शुरुआत होगी अनलिमिटेड फ्रीडम से। आई अराइव एट अनलिमिटेड डिस्पोटिज्म। 90% उस सोसाइटी में स्लेव बन जाते हैं, 10% रूल करते हैं पूरी तरीके से। लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ अ गॉडलेस यूटोपिया। गॉड नहीं होगा तो ये हालत होगी। लोग खुश हो रहे हैं लेकिन लोगों का कट रहा है। और इनका फेमस फार्मूला जो आता है, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, विच इज़ इफ देयर इज़ नो गॉड एवरीथिंग इज़ परमिटेड। ये कोई सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम नहीं है दोस्त कि भाई हम स्वतंत्रता हो गए, भाई गांधी जी ने बचा लिया हमें अंग्रेज़ों से। बट वार्निंग है, एक खौफ की, एक हॉरर की, कि अगर कोई एब्सोल्यूट मॉरल लॉ होगा ही नहीं, इंसान जानवर बन जाएंगे, खूंखार जानवर, सोसाइटी जंगल बन जाएगी। और ये थी फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की प्रोफेसी। किरिलोव का लॉजिक यही था कि एक ऐसा कैरेक्टर जो क्लियरली थिंक करता है अबाउट एथिस्टिक इम्प्लीकेशन, कि भाई अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करेगा देन मैन मस्ट बिकम गॉड, जो कि फ्रेडरिक नीचे का भी कॉन्सेप्ट है ओबरमेंश का, कभी और बात करेंगे उसके ऊपर। और अगर अल्टीमेट फ्रीडम प्रूफ करनी है तो मैन को अपने आप को मारना पड़ेगा फॉर नो रीज़न एट ऑल, सिर्फ प्योर असर्शन कि मार सकता है तो मार देगा। यहाँ लेके जाता है लॉजिक। तो अगर तुम लॉजिक में पढ़ोगे तो ये होगा, और इसी से वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या। ये इस सू वाला वर्ड बोलने से वीडियो पे दिक्कत हो जाएगी। किरिलोव अपने आप को गोली मार लेता है, इसलिए नहीं कि वो दुख था, डिस्पेयर में था, परेशानी में था, बट फिलोसफिकल कन्विक्शन थी कि भाई फिलोसफिकली ये सही है।
कि भाई देखो ह्यूमन फ्रीडम यहाँ तक जा सकती है, टू शो कंटेम्प्ट फॉर डेथ, बट वो अकेले में मरता है, एक मीनिंगलेस डेथ मरता है। उसका जो गॉड लाइक एक्ट था सब कुछ तोड़ देता है, एंड इट चेंजेस नथिंग, कुछ प्रूफ नहीं करता, कुछ चेंज नहीं करता। और ये जो डीमन का जो मेटाफर है, वो टाइटल लिया गया ल्यूक्स गॉस्पेल से, लीजन ऑफ डीमंस, की एक एक करके या एक आदमी को पोजेस कर रहा है और क्राइस्ट उनको भगाता है उन डीमंस को, एक्सॉर्सिज्म जो भी इनका कॉन्सेप्ट होता है निकालता है। फिर वो सुअरों के हर्ड में घुस जाते हैं और सुअर जो है समुद्र में जाके डूब जाते हैं। रशिया इज पोजेस, सुअर बोल दिया गया, बाय डीमंस ऑफ आइडियोलॉजी, रेवोल्यूशनरी आइडिया, सोशलिस्ट थ्योरीज, एथिस्टिक फिलोसफी, सब डीमंस हैं। दोस्तोयेव्स्की का मानना था सब डीमंस हैं जो इन सुअरों पे चढ़ गए हैं और ये सुअर डुबा देंगे, ख़त्म कर देंगे। और ये प्रोफेसी एक तरीके से फुलफिल हो गई। क्या प्रेडिक्ट हुआ एक रशियन रेवोल्यूशन प्रेडिक्ट किया, वही रशियन रेवोल्यूशन हो गया। बोल्शेविक्स ने पावर ले ली 1917 में। जो एग्जैक्टली शिगालेव डिस्क्राइब कर रहे थे वो हुआ। मिलियंस मरे उस यूटोपियन ड्रीम में। स्टालिन अल्टीमेट डीमन बन गया रशिया का। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की सब आते हुए देख रहे थे 50 साल पहले से, और कोई इस चीज़ को रोक नहीं पाया। यही थी इनकी वार्निंग कि भाई साहब हर आइडिया का कॉन्सिक्वेंस होता है। बुरे आइडियाज़ अगर लोगे तो वो लोगों को मार देंगे। अगर सोसाइटी से गॉड हटा दोगे तो उस गॉड को हटाने के बाद जो वॉइड बचेगा उसमें डीमंस आ जाएंगे उस वॉइड को भरने के लिए। ये कोई रशियन प्रॉब्लम नहीं है पर्टिकुलरली, ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। और उन्होंने कहा था ब्रदरहुड, क्रिश्चियन ब्रदरहुड की रशिया में जो मैं फैलाना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। हर जगह है, हर टाइम ये प्रॉब्लम रहेगी। जब हेवन को अबांडन कर दिया जाएगा, हेवन को हटा दिया जाएगा, तो हेल अपने आप आके उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, वो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाई सोचने वाली बात है। तो फाइनली दोस्तोयेव्स्की का यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज, उनका ग्रेटेस्ट आइडिया अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दें, क्या वो बताना चाह रहे थे अपने गॉड ऑफ थियोलॉजी में, तो उनकी जो हमने ग्रेट नॉवेल्स देखते हुए आए, जो भी उन्होंने प्रिजन के बाद लिखी, जो उनके आप मास्टरपीस कंसिडर कर सकते हैं, क्राइम एंड पनिशमेंट, ब्रदर्स कारामाज़ोव, उस सब में एक पैटर्न नोटिस करोगे, एक ही सवाल अबाउट द सेम थिंग, क्या इंसान बिना गॉड के रह सकते हैं? और उनका आंसर था, अगर मैं शॉर्ट में बता दूं, मैं विचारों के विमर्श में नहीं रखूंगा, डिलेमा में नहीं रखूंगा, उनका आंसर था नो। और उस नो के बाद अगर गॉड फिर भी तुम निकालने की कोशिश करोगे तो डिज़ास्टर आएगा। सिर्फ इनकी कहानियों में इनकी रिलीजन, इनका कॉन्सेप्ट और रिलीजन, गॉड और जो किताबें लिखते थे उसमें एक पैटर्न देखोगे, विच इज़ कैरेक्टर है। कैरेक्टर गॉड को रिजेक्ट करता है, वो सोचता है वो कैरेक्टर आई एम फ्री, वो बहुत बुरे बुरे क्राइम करता है, टेरिबल एक्ट्स करता है, डिस्पेयर में चला जाता है, बुरी हालत हो जाती है, सफरिंग में चला जाता है, और फिर प्यार होता है जो उसको बचा पाता है। और ये बार बार हो रहा है, हर नॉवल में तुम ये पैटर्न रिपीट होते हुए देखोगे। और यहीं पे एक ग्रैंड इंक्विजिटर आता है, ठीक है, एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो सबको दबा के फाड़ देता है, विच इज़ काइंड ऑफ अ सेटअप, जो कि बाइबल में लिखा गया है, क्राइस्ट रिटर्न्स टू अर्थ, है ना। सिमिलरली कि भाई क्राइस्ट रिटर्न्स टू अर्थ, स्पेनिश इंक्विजिशन होता है, चर्च अरेस्ट कर लेता है, और कार्डिनल जो है प्रिजन सेल को विजिट करता है, और वहाँ पे एक बिग कॉन्फ्रंटेशन होती है, एक कॉन्फ्रंटेशनल सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसको द कार्डिनल आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है, कि वी फिक्स्ड योर मिस्टेक्स, यू गेव ह्यूमन्स फ्रीडम, दे कांट हैंडल इट पर्टिकुलरली, वी गिव देम ब्रेड इंस्टेड। ये कार्डिनल के वर्ड्स हैं कि भाई हम तुम्हारी गलती फिक्स कर रहे हैं, तुमने इंसानों को फ्रीडम दे दी थी और वो उस फ्रीडम को हैंडल नहीं कर पा रहे, हम उनको रोटी दे रहे हैं, हम उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ चॉइस, और हम इन्हें हैप्पीनेस दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रगल। और क्या चाहिए आपको, सब कुछ तो दे रहे हैं, तुम्हारे तो प्रोमिसेस फॉल्स हैं। क्राइस्ट को ये कहा जा रहा है। उधर से क्राइस्ट का रिस्पॉन्स आता है,
सोचो क्या रिस्पॉन्स आता है, तुम सोचो। और जिसने सही सोचा बहुत बढ़िया बात, विच इज़ ही सेज नथिंग। कार्डिनल के पास जाते हैं, उनको किस करते हैं प्यार में, ठीक है, एंड वॉक्स अवे फ्री, कोई बोझ नहीं। मैसेज, प्यार जीत जाता है भाई। फ्रीडम मैटर्स मोर दैन सेफ्टी, ये सिखाना चाह रहे थे जीसस क्राइस्ट। तो अब इतना सब हमने समझा, इनकी किताबें पढ़ी, दोस्तोयेव्स्की को उतना ऊपर नीचे खंगाला, तो फाइनली सवाल ये उठता है भाई साहब, व्हाट काइंड ऑफ गॉड डज दोस्तोयेव्स्की बिलीव इन? दोस्तोयेव्स्की का गॉड है कैसा? जो तुम पढ़ोगे, जो तुम उनको समझोगे सिंपल भाषा में, इनका गॉड कोई प्रोफेसर का गॉड नहीं है, इनका गॉड कोई फिलोसोफर का गॉड नहीं है। इनका गॉड एक पर्सनल गॉड है, एक ऐसा गॉड है जो हमारे साथ सफ़र करता है, जो हमें प्यार करता है, जो हमें चॉइस देता है। भले ही वो चॉइसेस बैड हो सकती हैं, वो चॉइसेस बुरी हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल भी उठाएंगे और की पॉइंट्स बोलेंगे, विच इज़ कि गॉड तो भाई अगर इतना ही अच्छा है तो ईविल क्यों नहीं स्टॉप करता, विच इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ईविल। यहाँ पे दोस्तोयेव्स्की कहते हैं कि इट डजेंट मैटर, गॉड कुड स्टॉप ईविल, शुड नहीं, कुड स्टॉप, रोक सकता है लेकिन वो नहीं रोकता, बिकॉज वो इंसान की फ्रीडम ख़त्म कर देगा, और बिना फ्रीडम के लव इज़ इम्पॉसिबल एंड वीड बी रोबोट्स, वही मैकेनिकल, राइट। तो इट्स लाइक अ क्वेश्चन टू यू, डू यू थिंक कि दोस्तोयेव्स्की का ये वाला गॉड सही गॉड है या अच्छा गॉड है? अब यहाँ पे एक और सवाल आएगा कि ये सारी चीज़ें आज के दिन पे मैटर क्यों करती है, क्या रीज़न है? और द आंसर इज़ सिंपल, वो सेम प्रॉब्लम्स आज की डेट पे एग्जिस्ट कर रही हैं। लोग खाली फील करते हैं, यू नो, टेक्नोलॉजी लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, पॉलिटिक्स रिलीजन बन गया है, पॉलिटिक्स के नाम पे बंटवारा चल रहा है धर्मों में, कैंसल कल्चर सबको जज कर रहा है, राइट। यंग लोग सारे जितने ये देख रहे हैं दुख में, डिस्पेयर में, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू मे बी बिलीव इन। और यही सेम चॉइस दोस्तोयेव्स्की तुम्हें देते हैं, तुम्हें क्या चूज़ करना है, फेथ या डिस्पेयर, मीनिंग और मीनिंगलेसनेस, लव और हेटरेड। बिकॉज एक ना एक चीज़ तो चूज़ करनी होगी, इसमें तुम्हारे पास फ्री विल नहीं है, यू कैन नॉट अवॉइड चूजिंग। एक चूज़ नहीं करोगे तो दूसरी अपने आप चूज़ हो जाएगी। तो हर इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर उठाता है। तो दोस्तोयेव्स्की अगर मेरे थ्रू बात कर रहे होते तो आपको वो ये कहते, पूरा क्रक्स समझा देता हूँ, चूज़ लव, चूज़ फ्रीडम, चूज़ गॉड। भले ही तुम्हें डाउट आए, भले ही वो मुश्किल हो, और यही चीज़ है जो एक इंसान को एक इंसान बनाती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अगेन दोस्तोयेव्स्की कह रहे हैं, ये मेरा कोई प्री डिस्पोज अजम्पशन या पहले से डिसाइडेड वो नहीं है कंक्लूजन में जो मैं अपनी तरफ से तुम्हें दे रहा हूँ, बायस्ड कंक्लूजन। ये दोस्तोयेव्स्की का कंक्लूजन है। और जहाँ से हमने शुरुआत करी थी इस पूरे लेक्चर की, वीडियो की, वहीं पे हम इसको ख़त्म करते हुए, जब दोस्तोयेव्स्की अपने डेथ बेड पे होते हैं, वही बाइबल खोलते हैं, लज़ारस की स्टोरी पढ़ते हैं, समझते हैं अबाउट रिसरेक्शन। उन्हें अपनी उस कहानी का तो एक परफेक्ट एंड दिखता है, अपनी भी कहानी का एक परफेक्ट एंड दिखता है। उनका पूरा मैसेज यही है, देयर इज़ नो वन बियॉन्ड होप, होप ही सब कुछ है, उम्मीद पे दुनिया कायम। और कोई भी रीबॉर्न हो सकता है थ्रू लव। हर किसी की दूसरी ज़िंदगी होती है, पहली ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन दूसरी ज़िंदगी जब आती है जब वो समझता है लव असली में होता क्या, पर्टिकुलरली लव टुवर्ड्स गॉड। और दोस्तोयेव्स्की मरने से पहले हम सब के लिए, ज़रा मैं देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, हम सब के लिए एक चैलेंज छोड़ गए, क्या तुम कुश्ती करोगे, बड़े सवालों से कुश्ती, या फिर सिर्फ एग्जिस्ट करोगे? ये दोस्तोयेव्स्की पूछ रहे हैं हर रीडर से, हर इंसान से, क्या तुम करना चाहते हो, वॉट इज़ इट दैट यू वॉन्ट टू डू। तो मुद्दा आपके हाथ में। अब अगर ये फ़िलासफ़ी आपको लगा यार थोड़ा डार्क हो गई, थोड़ी ज़रा अपसेंटी हो गई फ़िलासफ़ी देख के, तो ऐसे ही मैं भी जोश में कुछ टाइम पहले
देख रहा था वर्ल्ड डार्केस्ट फिलॉसफी क्या हो सकती है, और ऐसी फिलॉसफी के ऊपर पहुंच गया कि मेरी देख के फट गई। तो व्हाट इज़ द वर्ल्ड डार्केस्ट फिलॉसफी, मेरे को पढ़ के क्या समझ में आया, मैंने पूरा समझाया बाय माई रिएक्शंस एंड एवरीथिंग। तो मैं वो वीडियो यहाँ पर डाल दूँगा, तो वो वीडियो नेक्स्ट इसके बाद ज़रूर जाके देखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी रियलाइजेशन होगी कि अगर दोस्तोयेव्स्की के गॉड के कॉन्सेप्ट को समझना है और किसी चीज़ पे क्लिंग करना है तो क्यों करना चाहिए। तो नेक्स्ट जाओ उस वीडियो को देखो, यहाँ पे मैं डाल दूँगा। चलो अभी जाओ।